वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द योगेंद्र कात्यायन अकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं मैनुअल एंड मैकेनिकल हैंडलिंग की क्लास। मैनुअल एंड मैकेनिकल हैंडलिंग की क्लास भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, ये दोनों में ही काम आती है। मशीनों के द्वारा मटेरियल को उठाना मैकेनिकल हैंडलिंग कहलाता है और वर्कर्स के द्वारा, इंसानों के द्वारा सामान को उठाना, शिफ्ट करना, लोडिंग अनलोडिंग करना, वो मैनुअल हैंडलिंग कहलाता है। तो हम दोनों के बारे में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, पहले इसका परिचय कर लेते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग, मैकेनिकल हैंडलिंग क्या है, किस तरीके का ये काम होता है। इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों इसीलिए करना पड़ रहा है हमें। बाइलैंग्वेज स्टडी इसलिए करवाते हैं। पहले कम्प्लीटली हिंदी में ही होती थी हमारी, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं, पूछते भी हैं कि सर अगर इंग्लिश भी साथ में हो तो हमें थोड़ा सा, क्योंकि जिन राज्यों में, जिन कंट्रीज़ के अंदर या जिन हमारे इंडिया के अंदर भी जिन स्टेट में ज़्यादा हिंदी नहीं जानते हैं लोग, तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लिफ्टिंग ऑपरेशन जनरली रिक्वायर्स ट्रेनिंग। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग ऑपरेशन इज हैजार्डियस। आप जानते हैं कि लिफ्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं, लोड उठाना, रखना, लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, ये सभी काम प्रॉपर ट्रेनिंग मांगते हैं। इन कामों की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी इनको हम बिना किसी नुकसान के पूरा कर सकते हैं। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग ऑपरेशन इज हैजार्डियस। अगर अच्छे तरीके से लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड इन कनेक्शन विद द लिफ्टिंग जॉब्स। वन ऑफ द लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स itself and the other is the device which is used to connect the load to the lifting equipment। यहाँ पे दो तरीके के औजार, दो तरीके के इक्विपमेंट्स कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या हम कंसीडर कर सकते हैं लिफ्टिंग जॉब के अंदर। पहला तो ये होता है कि जिस इक्विपमेंट से हम लिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि वो हाइड्रा है, वो क्रेन है, वो कोई दूसरी होइस्ट मशीन है, और दूसरा वो चीज़, वो इक्विपमेंट जिससे हम उस चीज़ को कनेक्ट करके उठा रहे हैं। यानी कि क्रेन तो उठाने वाली है, लेकिन लोड को क्रेन क्या अपने हाथों से उठा के लेके जाएगी? नहीं ना, उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी चीज़ से जोड़ना, बांधना पड़ेगा। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। एक तो जो मशीन उसको मटेरियल को उठाती है, और दूसरी जिसके द्वारा उस मटेरियल को उठाती है। द डिवाइस इज नोन एज लिफ्टिंग गियर्स। ये डिवाइस हमारे लिफ्टिंग गियर्स के नाम से जाने जाते हैं। एवरी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स गियर हैज़ द मैक्सिमम लोड लिमिट फॉर लिफ्टिंग। हर एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स की अपनी एक मैक्सिमम लोड लिमिट होती है कि ये अधिक से अधिक इतना ही लोड उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। देयर आर टू टर्म्स यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम लोड। यहाँ पे हम दो तरीके के सूत्र, दो तरीके की टर्म्स यूज कर सकते हैं मैक्सिमम लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए। वन इज वेट लोड लिमिट, WLL, वेट लोड लिमिट, एंड द अदर इज SWL, सेफ वर्किंग लोड। हम दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही टर्म्स को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जानने के लिए या उसको डिसाइड करने के लिए। द वेट लोड लिमिट इज द मैक्सिमम लोड द इक्विपमेंट कैन सेफली लिफ्ट। वेट लोड लिमिट का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम लोड जो उठा सकता है, सेफ मतलब सुरक्षित कितना लोड उठा सकता है कोई भी एक होइस्ट, कोई भी एक इक्विपमेंट, कोई भी एक क्रेन, कोई भी एक मशीन, उसे हम लोड, वेट लोड लिमिट बोलते हैं। बट इट डज नॉट कंसिडर द सर्विस कंडीशन। ओके, एट द गिवन सर्विस कंडीशन द मैक्सिमम लोड लिमिट इज टू बी एस्टिमेटेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ये जो हम मैक्सिमम लोड लिमिट की बात कर रहे हैं कि एक क्रेन कोई भी कितना
अधिकतर लोड उठा सकती है सेफली तरीके से, यानी कि वो किसी तरीके से फेल नहीं होगा लिफ्टिंग लोड उसमें, तो उतना जो लिमिट होती है हमारी मैक्सिमम लोड लिमिट, वो उसका जो एक एस्टीमेट होता है, जो लगभग उसका वेट होता है कि कितना उठा पाएगी, वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही डिसाइड करता है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही बता सकता है और वही मार्क करके देता है कि ये मशीन, ये इक्विपमेंट से आप इतना ही अधिकतर लोड उठा सकते। द मैक्सिमम लोड लिमिट assigned by the designer or any competent person after taking into account the service condition of the machine is known as safe working load। SWL में क्या आता है कि एक मैक्सिमम लोड लिमिट जो डिजाइनर जिन्होंने मशीन को बनाया है या जो कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी सर्विस या उसकी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, वही बताते हैं कि इसकी जो सर्विस कंडीशंस हैं मशीन की, उसके अकॉर्डिंग यह कितना लोड उठा सकती है सेफली, उसे हम सेफ वर्किंग लोड बोलते हैं। वेट लोड लिमिट इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड सेफ वर्किंग लोड इज स्पेसिफाइड द कॉम्पिटेंट पर्सन। दोनों में फर्क समझ गए आप? WLL जो है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा जो मशीन बन के आती है उसके द्वारा स्पेसिफाइड करके दिया जाता है, लेकिन जो SWL होता है, सेफ वर्किंग लोड होता है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। द वैल्यू ऑफ SWL इज लेस देन WLL। सेफ वर्किंग लोड हमेशा वेट लोड लिमिट से कम रहता है। मैन्युफैक्चरर ने जो बोला है कि यहाँ पे ये एंगल बूम पे कोई भी एक क्रेन 250 टन अगर उठा सकती है, 100 टन उठा सकती है, 120 टन उठा सकती है, तो सेफ वर्किंग लोड हमेशा उससे कम रहेगा। वो 105, 107 या 100 टन तक ही उसको माना जाएगा। मैनुअल हैंडलिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल हैंडलिंग हमने पढ़ा है। मैनुअल हैंडलिंग रेफर टू एनी एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड ए पर्सन टू यूज force to lift, lower, push, pull, carry or otherwise any other move, hold or restrain objects। मैनुअल हैंडलिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग एक ऐसा कार्यवाही है, एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, ढकेलने के लिए, नीचे रखने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, खींचने के लिए, कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इसके अलावा ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ ऑल injuries at work are caused by accident during manual handling। Almost a quarter of all injuries at work are caused by accident during manual handling। कहते हैं मैनुअल हैंडलिंग के दौरान ही जितने एक्सीडेंट होते हैं ना, तो टोटल एक्सीडेंट्स का 1/4 हिस्सा इंजरी जो चोट लगती है वो उन एक्सीडेंट से ही लगती है भाई, जो मैनुअल हैंडलिंग के दौरान होते हैं। जब हम सरिया, पाइप या कुछ और सीमेंट या और कोई भी चीज़ मैनुअल हैंडलिंग कराते हैं, जब हमारे मजदूर, हमारे वर्कर्स उसको अपने कंधे पे, सर पे या धकेल के ले जाते हैं, कुछ भी इसे काम करते हैं, तो उसमें ही जितनी इंजरीज होती है ना, टोटल इंजरीज का 1/4 हिस्सा होता है, यानी कि चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर टू हैंड्स, फीट, लेग्स एंड बैक। सबसे ज़्यादा इंजरीज जो मैनुअल हैंडलिंग के दौरान होती हैं, हाथों पे लगती हैं, पैरों पे लगती हैं, या हमारी टांगों पे लगती हैं, या तो फिर हमारी कमर को, हमारे बैकबोन को इंजरी होती है मैनुअल हैंडलिंग के दौरान। सम ऑफ द बैक इंजरीज रिजल्ट इन परमानेंट डिसेबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे झुक के एकदम से उठाते हैं, झटका लगता है, तो वो इंजरी जो उस छोटे से काम में होती है वो परमानेंटली डिसेबल कर देती है। ऐसी कोई हमारी रीढ़ की हड्डी में या हमारी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आती है कि परमानेंटली आपको पूर्ण तरीके से डिसेबल बना सकती है। आप सीधे खड़े नहीं हो पाए, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप वेट नहीं उठा पाएंगे जीवन भर। ऐसा बहुत बार कई केसों में देखने को मिला है। ऑल्दो द मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशंस डू नॉट स्पेसिफाई व्हाट वेट ए पर्सन कैन लिफ्ट, it is now recognized that one person should not lift any load exceeding 20 kg।
देखिए, मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन के अंदर कभी भी ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं गया या ऐसा कोई स्पेसिफाई वेट नहीं है कि तुम्हें इतना ही वेट उठाना है, क्योंकि 45 केजी का आदमी रहता है तो वो उतना वेट नहीं उठा पाएगा। कोई 60 केजी का रहता हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा उठा लेगा, जो हेल्दी होता है वो थोड़ा ज़्यादा उठा सकता है, जो अनहेल्दी है वो थोड़ा सा कम वेट उठाएगा। ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं था, लेकिन अभी आजकल रिकॉग्नाइज हो गया है कि एक आदमी को कभी भी 20 केजी से ज़्यादा लोड एक ही बार में उठाना ही नहीं होता है। हालांकि ज़्यादा ही उठाते हैं, मुझे पता है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उसका कारण यही है। बट रिकॉग्नाइज अभी हो चुका है ये कि एक आदमी, one person should not lift any load exceeding 20 kg. But in our country, the safety provisions of the Factory Act suggest the manual lifting load limit for different category of employees. हमारी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो सेफ्टी प्रोविजंस जो हमारे फैक्ट्री एक्ट में हैं वो सजेस्ट करते हैं कि मैनुअल लिफ्टिंग लोड अलग अलग है। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है, इंडस्ट्री के लिए अलग है, वेयर हाउसेस के लिए अलग हैं। हमारे फैक्ट्री एक्ट के अंदर सबके लिए अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो एम्प्लॉय को मैनुअल लिफ्टिंग के लिए लोड लिमिट बताई जाती हैं। अब एक थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। अभी ये जो आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम ऑफ दिस यूनिट इज दैट all students or candidates will be able to explain the precautions and procedure necessary to ensure safety in the use and maintenance of lifting gears. आप इसके दौरान, ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर के दौरान आप ये समझ जाएंगे कि हमें मशीनों के लिफ्टिंग गियर्स के मेंटेनेंस के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए क्या इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो हमारे कौन कौन से प्रोसीजर नेसेसरी रहते हैं। एंड यू विल एबल टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इंजरीज एसोसिएट विद मैनुअल हैंडलिंग। आप ये भी जान जाएंगे, आप ये बताने के समझने के लायक हो जाएंगे फ्रीक्वेंटली कि हमारी मैनुअल हैंडलिंग जो एक्टिविटी हैं उनके दौरान कौन कौन सी इंजरीज होती हैं। एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू सजेस्ट वे ऑफ मिनिमाइजिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क। आप मैनुअल हैंडलिंग के दौरान होने वाले, सामने आने वाले रिस्क को भी मिनिमाइज करना सीख जाएंगे। वो ट्रिक भी आपको पता चल जाएंगी कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स के रिस्क को कैसे कम से कम किया जा सकता है, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मैकेनिकल हैंडलिंग हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तब तक के लिए वेट कीजिए, जल्दी मिलते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैनुअल एंड मैकेनिकल हैंडलिंग सब्जेक्ट। चलिए आज शुरू करने वाले हैं मैकेनिकल हैंडलिंग। और मैकेनिकल हैंडलिंग का चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, बोर नहीं होना है और मैं बोर होने भी नहीं दूंगा। आप लोग बस बने रहिए, आपके कान और आपकी आंखें स्क्रीन पे लगी रहनी चाहिए। तो चलिए मैकेनिकल हैंडलिंग स्टार्ट कर दें। When considering mechanical handling, there are two equipments are used. The first is lifting equipment. Lifting equipments mean any mechanical device capable of raising or lowering a load is known as lifting equipments. कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जो वेट को, किसी भी सामान को ऊपर उठाने के लिए या नीचे उतारने के लिए कैपेबल होती है, उसी को हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब किसी तरीके की भी कोई क्रेन हो सकती है, कोई होस्ट हो सकती है, और कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है जो वेट को ऊपर उठा सकता है या वेट को नीचे उतार सकता है। इतनी कैपेबिलिटी जिसमें है उसी को हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट बोलेंगे। लाइक क्रेन्स, फोर्कलिफ्ट, लिफ्ट, suspended cradles, powered hoist, manual hoist and beam trolley are example for lifting equipments. Lifting equipments, also known as lifting gears, is a general terms of any equipment that can be used to lift loads. लिफ्टिंग इक्विपमेंट को हम लिफ्टिंग गियर के नाम से भी जानते हैं, जो सामान्य रूप से
इक्विपमेंट्स को लोड उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वही लिफ्टिंग इक्विपमेंट हमारे या लिफ्टिंग गियर्स होते हैं। दिस इंक्लूड्स जैक, ब्लॉक, होइस्ट, रोटेटिंग स्क्रू, gantry cranes, etc. And the lifting equipments is any work equipment for lifting and lowering load and includes any accessory used in doing so. Lifting equipment कोई भी वो equipment होता है जो सामान को लिफ्ट करने के लिए या लोअरिंग नीचे लाने के लिए इस्तेमाल होता है, या इससे जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एसेसरीज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सपोर्ट, फिक्स, एंकरिंग और अदर इक्विपमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, ओवरहेड क्रेन एंड देयर सपोर्टिंग रनवे, मोटर व्हीकल लिफ्ट, ए बिल्डिंग क्लीनिंग क्रेडल एंड इट्स सस्पेंशन इक्विपमेंट, गुड्स एंड पैसेंजर लिफ्ट एंड फोर्क लिफ्ट, ये सब भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में ही आते हैं। आप सोचिए कि फोर्क लिफ्ट तो सर इसमें नहीं आता, ट्रांसपोर्ट में आता, नहीं, ट्रांसपोर्ट में नहीं आता है। वो उसका फोर्क लिफ्ट का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है। मैंने आपको बताया था मैकेनिकल इक्विपमेंट मतलब जो किसी सामान को उठा सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या धकेलते हैं या खींचते हैं, वो सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में ही काउंट होते हैं, कंसीडर होते हैं। लिफ्टिंग एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। लिफ्टिंग एसेसरीज आर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड टू अटैच द लोड टू लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। लिफ्टिंग एसेसरी क्या है? लिफ्टिंग एसेसरी वो पीस, वो हिस्से हैं, वो पार्ट हैं इक्विपमेंट के जो किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए साथ में अटैच किए जाते हैं, प्रोवाइडिंग ए लिंक बिटवीन द बोथ लिफ्टिंग क्रेन्स और लिफ्टिंग मटेरियल। तो उठाए जाने वाले सामान और उठाने वाली क्रेन के बीच में जो जोड़ने का काम करते हैं, उन दोनों को जो लिंक करने का काम करते हैं, वही लिफ्टिंग एसेसरीज होती हैं। एनी लिफ्टिंग एसेसरीज यूज्ड बिटवीन लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स एंड द लोड मे नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल वेट ऑफ लोड। कोई भी लिफ्टिंग एसेसरी जो इस्तेमाल की जाती है लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के साथ में, वो लोड में नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल वेट ऑफ लोड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ लिफ्टिंग एसेसरीज लाइक फाइबर रोप, रोप स्लिंग, चेन पुली, हुक्स, आई बोल्ट, स्प्रेडर बीम, मैग्नेटिक एंड वैक्यूम डिवाइसेस, ये सभी एसेसरीज में आते हैं। अब बात करते हैं लोड क्या होता है। द लोड, the load includes any type of material or people that is lifted by the lifting equipments। लोगों को उठाना हो या किसी मटेरियल को उठाना हो, वो कोई भी चीज़, वो इंसान हो सकते हैं, वो कोई सामान हो सकता है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के द्वारा जिसे लिफ्ट किया जाता है या जिसे ऊपर से उतारा जाता है, नीचे से ऊपर उठाया जाता है या मूव किया जाता है, उसे हम लोड ही बोलते हैं। लोड्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विद परमानेंट और सेमी परमानेंट फिक्स्ड or attached point for lifting. In most cases, these are considered to be part of the load, like loose bulk material, मतलब ऐसे खुला हुआ बहुत सारा मटेरियल, लूज, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, लूज मतलब ऐसे बिखरा हुआ मटेरियल, सैक, बैग, पैलेट्स, कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट के बने हुए, मशीनरी एंड एनी परमानेंटली अटैच्ड लिफ्टिंग आइज, ए स्किप एंड लग्स फिक्स्ड इट टू साइड। किसी मशीन के साथ में एक्स्ट्रा लगा हुआ वेट हो, या आप कोई सामान, कोई मटेरियल उठा रहे हैं, उसके साथ में और लगा हुआ मटेरियल हो, कंक्रीट के बने हुए बीम हो, कंक्रीट के बने हुए कॉलम हो, कंक्रीट का कोई और स्ट्रक्चर बना हुआ हो, लिफ्ट करना हो, रेनफोर्समेंट के लिए सरिये हो, या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो जो उठाया जाता है किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के द्वारा, उसको हम लोड में ही कंसीडर करते हैं। लिफ्टिंग गियर्स के बारे में जान लेते हैं। What are lifting gears? Any device whatsoever which is used or designed to connect a load to lifting appliances which does not form a part of the load is known as lifting gear। वो एक छोटा सा डिवाइस, मतलब बहुत बड़े नहीं रहते हैं, कोई भी वो डिवाइस जो लोड को लिफ्टिंग अप्लायंस के साथ में कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है और वो
टोटल लोड का पार्ट नहीं होता है उसे हम लिफ्टिंग गियर बोलते हैं। यानी कि एक वेट उठाने के लिए जो लोहे की रस्सियां जो वायर रोप स्लिंग में यूज करूंगा वो टोटल वेट टोटल लोड का पार्ट नहीं है, लेकिन क्रेन से उस लोड को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया गया, डिजाइन किया गया, इसलिए उसको लिफ्टिंग गियर बोलते हैं। वायर रोप स्लिंग, चेन स्लिंग, हुक एंड हुक फिटिंग, डिसेकल्स एंड आई बोल्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर द लिफ्टिंग गियर्स। ये सभी लिफ्टिंग गियर्स के एग्जाम्पल होते हैं। वेब सीलिंग की बात करते हैं। वेब सीलिंग क्या होता है? वेब सीलिंग आपको मैं वर्बली बताऊं तो ये पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिस्टर या नायलॉन, ये तीन चीज़ों के ही बने होते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिस्टर और नायलॉन इन्हीं के बने होते हैं और ये चौड़े पट्टे की तरह होते हैं। जैसे वायर रोप होती है, जो स्लिंग होती है, वो तो लोहे की तारों की बनी होती है, लेकिन ये चौड़े पट्टे के बने होते हैं। द विड्थ एंड सॉफ्टनेस मीन्स फीवर। तो वेब स्लिंग फोटो में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेब स्लिंग ऐसे किसी मटेरियल को उठाने के लिए यूज होते हैं जिसके अंदर जो वायर रोप होती ना वो अंदर घुस सकती हैं या उसको डैमेज कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं। जैसे बड़ी पाइपलाइन होती है ना, बड़ी पाइपों को, बड़े बड़े पाइपों को कभी भी हम लोग स्लिंग से नहीं उठाते हैं, वायर रोप से नहीं उठाते हैं, उसके लिए इन्हीं की जरूरत पड़ती है। और भी कई बड़े मटेरियल, हैवी मटेरियल होते हैं जिनको हम वेब स्लिंग से ही उठा सकते हैं, उनको हम दूसरी चेन स्लिंग से नहीं उठा सकते हैं। अब चेन स्लिंग का जिक्र आया है तो चेन स्लिंग के बारे में बात करते हैं कि चेन स्लिंग क्या होती है। Chain sling will never use a chain in which the link are blocked, stretched or and without free movement. चेन स्लिंग कभी भी ऐसी जगह यूज नहीं किए जाते हैं जहां वो लॉक हो जाएं या स्ट्रेच होना हो या फ्री मूवमेंट ना हो। नेवर हैमर ए चेन और हुक इनटू पोजीशन। कभी भी चेन स्लिंग की हमारी पोजीशन जो है उस पे हैमर यूज नहीं करते हैं, उस पे किसी तरह का एक्स्ट्रा हुक यूज नहीं करते हैं। चेन स्लिंग मतलब इस बेल की तरह बोलते हैं। आपने कभी देखा हो, फोटो में देख लीजिए, फोटो में शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये चेन स्लिंग होती हैं और इन चेन स्लिंग की कुछ एक जो मैं यूज की सावधानियां बता रहा हूं। डो नॉट यूज अलाउ लोड टू फॉल इनटू ए स्लिंग। कभी भी एक स्लिंग पे ऊपर से लोड नहीं गिरना चाहिए। डो नॉट क्रॉस, ट्विस्ट, लिंक और नॉट ए स्लिंग। कभी भी स्लिंग पे इस पे नॉट यानी कि गांठ नहीं लगाई जाती है। कभी इसको आपस में क्रॉस नहीं किया जाता है, उसको ट्विस्ट नहीं किया जाता है। डो नॉट ड्रैग ए स्लिंग अलोंग द ग्राउंड। उसको कभी भी इन बेल जो होती हैं, चेन स्लिंग जो होते हैं, इनको ग्राउंड पे ऐसे घसीट के कभी भी नहीं लेके जाया जा सकता है, क्योंकि ये डैमेज जल्दी होते हैं, लोहे की होते हैं। इनको ऐसी जगह स्टोर करके रखना होता है जहां ये जंग ना खाएं, जहां ज़्यादा नमी ना हो, पानी ना हो। चलिए अगला नेक्स्ट वायर रोप के बारे में, वायर स्लिंग के बारे में बात करते हैं। वायर रोप, वायर स्लिंग जिसका मैं एक दो बार बीच में जिक्र कर भी चुका हूं। वायर रोप होती हैं लोहे के पतले पतले छोटे छोटे तारों को गूंथकर बनाया गया एक मोटा वायर, एक मोटा तार जिसे हम स्लिंग के रूप में यूज करते हैं, वेट उठाने के लिए यूज करते हैं, उसे हम वायर स्लिंग बोलते हैं। वायर स्लिंग में क्या होता है, इसको ये जैसे लोहे का बना हुआ होता है तो ये डैमेज जल्दी होता है, तो इसको भी बहुत ऊपर से नहीं गिराते हैं, रोड पे कभी भी घसीट के लेके नहीं जाते हैं, ट्विस्ट नहीं करते हैं और इसको कभी क्रॉस ओवर भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से भी नहीं लेके जाते हैं कभी ऐसे किसी लोड को उठाते टाइम में। इसको ऐसी जगह स्टोर करके रखते हैं जहां जंग ना लगे, जहां पानी ना हो, और ज़मीन पे तो इसको ज़्यादा टाइम तक के लिए गिरा के नहीं रखना है, हमेशा ज़मीन से ऊपर ही इसको रखते हैं। इस पे जो जोड़ होते हैं, जो इसके कनेक्शन होते हैं, जो इसके जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट को हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगला बात करते हैं हम जो हमारे जितने स्लिंग्स हैं ना, उनको यूज करने के लिए आपको मैं एक सेफ स्लिंग एंगल का डायग्राम दिखा के समझाना चाहूँगा कि सेफ स्लिंग एंगल क्या होते हैं। एज द सिंगल एंगल इंक्रीज द लोड ऑन ईच लेग ऑल्सो इंक्रीजेज। देखिए स्लिंग को जितना उसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, जितना उसका एंगल बढ़ाते जाएंगे, उतना ही उसका वेट उठाने का कैपेसिटी कम होता चला जाएगा। एक फोटो के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसमें देख के आप समझ सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 टन का, 2 टन का, 3 टन का, कोई भी, उसको
170 डिग्री एंगल पे अगर हम स्लिंग से उठाते हैं तो हमारा क्या लोड रहेगा, 120 पे क्या लोड रहेगा, 80 पे क्या रहेगा, उसके बाद 60 पे क्या रहेगा, 30 पे क्या रहेगा। जितना एंगल हमारा कम होता जाएगा, 170 से 120 पे जाएंगे, अगर एंगल कम होगा, एंगल कम हो जाएगा तो हमारी वेट की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, शेप वर्किंग लोड भी कम हो जाएगा। जितना कम होता जाएगा, जैसे 1 टन लोड का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 टन लोड को अगर 170 डिग्री एंगल पे स्लिंग से हम लोग लिफ्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम 6 से 8 टन तक उठा सकते हैं। इसके बाद 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री एंगल पे हम लोग स्लिंग से वेट को उठाने की कोशिश करेंगे 1 टन को, तो पूरा 1 टन आप उठा सकते हैं 120 डिग्री के एंगल पे। लेकिन अगर वही 1 टन लोड को हम 80 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो उस 1 टन लोड को उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो टाइम में 0.7 टन यानी कि 700 केजी तक उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से आगे चलते चलते इसकी कैपेसिटी कम होती चली जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अनसेफ वर्किंग एंड एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ। हमारा जो अनसेफ वर्क होता है, अनसेफ कंडीशन तो यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि लिफ्टिंग के अंदर अनसेफ कंडीशन से ज़्यादा अनसेफ वर्क होता है। तो अनसेफ वर्क और एक्सीडेंट्स जो हैं वो क्यों होते हैं उसका मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ। सबसे पहला लैक ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज। हमें लिफ्टिंग की प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, हमारे ऑपरेटर या हमारे ऑपरेटर के जो सिग्नल देने वाले हैं या जो हेल्पर हैं वो फुली ट्रेन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अनसेफ एक्ट उनसे होगा ही होगा, अनसेफ वर्किंग होगी, एक्सीडेंट भी होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर मेंटेनेंस। मशीनों का या स्लिंग्स का या रोप का या हमारे जो डिसेकल्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं, उनका अगर मेंटेनेंस टाइम पे नहीं किया जा रहा, पुअर मेंटेनेंस भी हमारा एक्सीडेंट का कारण बनता है। एंड द प्रॉपर प्लांट और इक्विपमेंट नॉट बीइंग अवेलेबल। जो हमें चाहिए 1 टन वजन उठाने के लिए, 1 टन की कैपेसिटी के सेफ वर्किंग लोड के अकॉर्डिंग हमें जो स्लिंग चाहिए, जो वायर रोप चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, या जितना लोड है उसको उठाने के लिए जो क्रेन चाहिए वो उतना वर्किंग लोड उठाने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है और उसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक्सीडेंट का कारण होता है। एंड द मिसयूज ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट्स। किसी भी मशीनरी का, किसी क्रेन का, किसी प्लांट, उसको प्लांट ही बोलते हैं मशीनों को, उसका मिसयूज करने का मतलब है कि जेसीबी, जो आप नॉर्मली एक्सकावेटर या बैकहोए होता है उसका एक्चुअली नाम, लेकिन जेसीबी के नाम से जानते हैं इंडिया में ज़्यादा, तो मैं उसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एक्सकावेटर का यूज अगर आप इंसान को बकेट में बिठा के और कोई हाइट पे काम कराएंगे या उससे कोई ऐसे बांध के स्लिंग और लोड उठाएंगे तो वो उसका मिसयूज होता है। जिस क्रेन को मटेरियल उठाने के लिए यूज किया जाना चाहिए उसको अगर हम लोगों को उठाने के लिए ऊपर तक कहीं पहुंचाने के लिए यूज करेंगे तो वो मिसयूज होता है, तो ये भी एक्सीडेंट का कारण होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अनड्यू हरी टू गेट द जॉब डन। बहुत जल्दी में किसी भी काम को खत्म करने की कोशिश करना इज द मेन रीजन ऑफ एक्सीडेंट और अनसेफ वर्किंग, एंड द रिजल्ट आर लॉट ऑफ इंजुरीज एंड इवन डेथ। चलिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्किंग कैन बी अचीव। आप किसी भी काम को सेफ वर्किंग सिस्टम से हम पूरा कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कि क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। द फर्स्ट इज प्रॉपर प्लानिंग एंड यूज ऑफ स्टेबल क्रेन्स, सूटेबल क्रेन्स। प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन कौन लोग इस ऑपरेशन में शामिल रहेंगे, ये लिफ्टिंग ऑपरेशन में कौन शामिल रहेंगे, गाइड कौन करेगा, सिग्नल कौन देगा, ऑपरेटर हमारा कौन है, कितना टाइम लगेगा, उसका वर्क परमिट लेना, वो सारी टोटल प्लानिंग सही से हो। और सूटेबल क्रेन्स यानी कि जितना लोड उठाना है उसके अकॉर्डिंग उस कैपेसिटी से ज़्यादा की ही अगर हम क्रेन्स या होस्ट यूज करते हैं तो बिल्कुल सेफली काम होगा। एंड ऑल्सो मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। टोटल सभी इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग और उनका पीरियडिकली जो मेंटेनेंस होता है, जो सर्विस होती है, वो प्रॉपर होना चाहिए। सुपरविजन ऑफ द वर्क। काम के लिए सुपरविजन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। सुपरवाइजर ऐसे हों जिनको एक्सपीरियंस है काम कराने का और जो बहुत स्मूथली किसी भी क्रिटिकल वर्क को सेफली पूरा करा सकते हैं। एंड द टेस्ट सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। क्रेन का टेस्ट सर्टिफिकेट, स्लिंग्स का टेस्ट सर्टिफिकेट, उनके डिसाइकल और कनेक्टर्स का डॉक्यूमेंट्स और उनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए उनका, ताकि वो कभी भी वर्किंग टाइम में फेल ना कर जाएं।
एंड द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज यूज। क्रेन को अनऑथोराइज यूज का मतलब कि जिस चीज़ की परमिशन ना हो उस तरीके से या उस काम के लिए यूज करना, अगर ये चीज़ रोक दी जाए, इस चीज़ से प्रिवेंशन हो जाए तो सेफली काम पूरा हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेफ्टी फॉर एवरी एम्प्लॉयज और ऑल पर्सन्स। सभी लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, उनके पीपीज एंड एनी अदर एल्स जो कुछ भी चाहिए उनको। एंड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ ए क्रेन द लोड मस्ट बी। अभी बात करते हैं किसी भी क्रेन से अगर सेफ लोडिंग ऑपरेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, करेक्टली स्लिंग यूज होने चाहिए, मेड सिक्योर होना चाहिए, क्लियर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स, लूज मटेरियल लिफ्टेड इन ए कंटेनर। लूज मटेरियल को कभी भी खुले में उठाने की बजाय उसको एक कंटेनर में उठाना चाहिए। हैव ए टैगलाइन अटैच्ड। साइड में टैगलाइन और बैरिकेशन होना चाहिए कि यहाँ पे हाइट का काम चल रहा है, डो नॉट इंटर। क्लियर ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट्स। सभी लोगों को और इक्विपमेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, कैसे करने वाले हैं। अभी मैं आपको 12 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं या आई थिंक दैट में लीड टू एन एक्सीडेंट। 12 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और ऑथराइजेशन। किसी भी इक्विपमेंट को बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के या बिना स्वीकृति के, ऑथराइजेशन के अगर उसको ऑपरेट किया जाता है, यूज किया जाता है तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। द सेकेंड, नो सिक्योरिंग इक्विपमेंट और वर्क स्पेस अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट एज इन शोरिंग ऑफ ए ट्रेंच। एक्सकावेशन के अंदर शोरिंग या ट्रेंच में जब हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर लिफ्टिंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं और इतना कोई बड़ा इक्विपमेंट या इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर या मटेरियल हम उसके अंदर रखने वाले हैं या उठाने वाले हैं कि वो थोड़ा सा भी अगर स्विंग भी हो ना तो उतनी भी उसको मोमेंट के लिए जगह नहीं है, तो ये भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। उसके बीच में कभी भी कोई आ सकता है या वो किसी भी चीज़ को स्टक कर सकता है, हिट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट एट ओवर द अलाउड स्पीड विदाउट रिगार्ड टू रिकमेंडेशंस। किसी भी इक्विपमेंट को उसकी जितनी अलाउड है स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। अगर उससे ज़्यादा आप बिना रिकमेंडेशन के उसको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, दैट मे लीड टू एन एक्सीडेंट। एंड नेक्स्ट इज नॉट सिग्नलिंग और वार्निंग योर कोवर्कर्स ऑफ हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट और अदर पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशंस। कहीं पे कोई खतरनाक स्थिति पैदा होती है, डेंजरस सिचुएशन अगर होती है और संभावना है वहाँ एक्सीडेंट होने की, या हैवी इक्विपमेंट्स की हम मूवमेंट कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं और कोई सिग्नल या कोई वार्निंग साथ में काम करने वालों को, अगर कामगारों को नहीं दी जाती है तो ये भी एक्सीडेंट की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, डिस्कनेक्टिंग हैजार्ड लाइट्स एंड ऑडिबल वार्निंग डिवाइसेस। हैजार्ड लाइट्स, ऐसे रोड पे हम काम कर रहे हैं और या फ्लाईओवर का या कहीं पे ब्रिज का काम चल रहा है और वहाँ हमें हैवी बीम लिफ्ट करने हैं, ऐसी जगह में जो हैजार्ड्स लाइट होती हैं, लाल कलर की लाइट होती हैं, डेंजर लाइट होती हैं जो डेंजर को शो करती हैं, वो सभी बंद हों। या ऑडिबल वार्निंग डिवाइसेस अगर हैं कि कहीं पे साउंड करते हैं, वो जो सायरन रहते हैं, उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये भी खतरे का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, यूजिंग टूल्स एंड ऑल इक्विपमेंट्स इन स्पाइट ऑफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर ऐसे टूल्स या इक्विपमेंट्स को हम यूज कर रहे हैं जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे या जो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, उनको इस्तेमाल करना एक्सीडेंट को बुलावा देना है। And ignoring safety assessment procedure, especially checklist, is the lead to an accident. सेफ्टी असेसमेंट जो है
जॉब सेफ्टी एनालिसिस में रिस्क असेसमेंट हमने किया हुआ या और सेफ वर्किंग प्रोसीजर SOP हम वहाँ पर अगर लागू किए जाते हैं लेकिन उसको इग्नोर किया जाए, स्पेशली चेकलिस्ट को तो लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए चेकलिस्ट बनी होती हैं और उस चेकलिस्ट को ही अगर या दूसरे कोई भी सेफ्टी असेसमेंट प्रोसीजर को अगर इग्नोर किया जाता है तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। अवॉइडिंग और डिलेइंग कैलिब्रेशन, रिपेयर, any adjustment or any type of scheduled service on your tool or equipment। अगर किसी मशीन का कैलिब्रेशन नहीं हुआ है और सोच रहे हैं ठीक है ये आज काम करा लेते हैं, अगले हफ्ते आएगा करा लेंगे या जो भी है, उसको रिपेयर करना है, ठीक है शाम को रिपेयर करेंगे, अभी आप काम कर लेते हैं। दूसरा कोई भी अगर शेड्यूल सर्विस है, हमारे टूल इक्विपमेंट्स की सर्विस आ चुकी है और उसको अगर हम अवॉइड कर रहे हैं और ऐसे ही काम किए जा रहे हैं तो भी मशीन या हमारा जो भी इक्विपमेंट या टूल्स है वो फेल कर सकता है। नेक्स्ट इज हिचिंग ए राइड ऑन हैवी मूवमेंट इक्विपमेंट। अगर हैवी मूवमेंट इक्विपमेंट पे हम जल्दबाजी में या बिना एक्सपीरियंस के काम करते हैं या उसके ऊपर दौड़ भाग करते हैं तो ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। एंड नेक्स्ट इज इग्नोरिंग बॉडी पोजीशन रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट फॉर द टास्क। अगर बॉडी पोजीशन गाड़ी की हो या सिग्नल देने वालों की हो या कोवर्कर्स की हो, अगर वो जैसा बताया गया है काम के अनुसार प्रॉपर नहीं है या जैसा बताया गया उसको इग्नोर किया जाता है तो भी एक्सीडेंट का कारण बनेगा। एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज इनिशिएटिंग हॉर्स प्ले ऑन द जॉब साइट। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ काम चल रहा है, जो हमारी जॉब साइट है, वहाँ पे ऐसे फालतू में इधर उधर दौड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो ये एक्सीडेंट को लीड करता है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट वियरिंग रिक्वायर्ड PPEs। अगर ज़रूरत के हिसाब से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो नहीं पहना जाता है तो ये भी एक्सीडेंट को ही लीड करता है। तो ये मैकेनिकल हैंडलिंग का यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं यूज्ड एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिगिंग। रिगिंग का इंस्पेक्शन कैसे करना है, जो रिग्स होते हैं हमारे उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे स्टडी, पढ़ते रहिए और वेट कीजिए बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। So welcome again my dear all students। आज हम थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं मैनुअल एंड मैकेनिकल हैंडलिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे यूज़ एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिगिंग। रिग्स हमारे जितने भी होते हैं, जितने प्रकार के हैं, यानी कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के अलावा जितने भी उनके असेसमेंट यूज किए जाते हैं, रॉप और स्लिंग्स यूज किए जाते हैं, उन सभी को रिग्स में हम काउंट करेंगे। तो उन सभी का यूज कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है और सेफ्टी क्या क्या रखनी है, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे यहाँ। दिस प्रोसीजर अप्लाइज टू ऑल रिगिंग इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग वायर रॉप, स्लिंग्स, चेन, सिंथेटिक पॉलिस्टर और नायलॉन स्लिंग्स, लीवर होस्ट, चेन पुली, डिसेकल्स, हुक्स, लिफ्टिंग बार, क्लैंप एंड एनी अदर लोड बेयरिंग होस्टिंग अटैचमेंट। जितने भी इक्विपमेंट्स मैं भी जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ये सभी का इंस्पेक्शन ज़रूरी होता है। इनके यूजिंग, जो भी इनका यूजेज प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना आवश्यक होता है। द सेफ्टी फैक्टर विल बी इंक्रीज्ड इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी और डेथ ड्यू टू फेलियर ऑफ एनी रिगिंग। सेफ्टी में हमारा मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स जितने होते हैं वो इंक्रीज करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर कहीं पे भी
रिगिंग फेलियर होता है, उसकी वजह से इंजरी या डेथ होने की संभावना हमें कहीं भी ऐसा लगता है कि क्रेन से कुछ मेटेरियल उठा जा रहा है या दूसरा कोई भी किसी तरीके का भी अनलोडिंग अपलोडिंग या इक्विपमेंट से कोई भी हम काम ले रहे हैं, क्रेन से या और कोई भी रिगिंग इक्विपमेंट हमारा है, होइस्ट है, गैंट्री क्रेन है, इन सभी से कोई मेटेरियल उठा रहे हैं या वापस रख रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसको, या कहीं नीचे से ऊपर तक लेके जा रहे हैं, या लोगों को नीचे से ऊपर तक शिफ्ट करना है या ऊपर से नीचे शिफ्ट करना है, कोई भी काम में अगर फेलियर हुआ तो बहुत सीरियस इंजरी या तो डेथ के चांसेस होते हैं, और ऐसे चांसेस होते हैं तो सेफ्टी बढ़ जाती है। द वर्किंग लोड ऑफ रिगिंग विल नॉट एक्सीड द सेफ लिमिट। कभी भी वर्किंग लोड सेफ लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, एस्टेब्लिश बाय द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर ने हमें बताया है कि ये इसका सेफ वर्किंग लोड है, यही इसकी वर्किंग लोड लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता है। एनी रिगिंग दैट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड विल बी डिजाइन एंड सर्टिफाइड बाय ए प्रोफेशनल इंजीनियर एंड विल हैव द सेफ वर्किंग लोड क्लियरली स्टैम्प ऑन इट। कोई भी हमारा कोई भी रिगिंग इक्विपमेंट्स हो, वो उसका जो फैब्रिकेशन होगा वो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल इंजीनियर कंपनी द्वारा ही डिज़ाइन होगा, और उसका सेफ वर्किंग लोड बिल्कुल साफ साफ उस पर स्टैम्प किया होगा, उस पर खुदाई करके ऐसे लिखा हुआ होगा जो कभी मिटेगा नहीं। ऑल रिगिंग इक्विपमेंट विल बी परमानेंटली आइडेंटिफाइड विद द सेफ वर्किंग लोड एंड देयर यूनिक सीरियल नंबर। इंस्पेक्शन की बात करते हैं अब। हर एक आपको मैं रिग्स का इंस्पेक्शन अलग अलग करके बताएंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। रिगिंग इक्विपमेंट शैल बी इंस्पेक्टेड बाय एक्सपीरियंस पर्सनल इन रिगिंग एंड एट लीस्ट वन इन ए मंथ, बट मोर फ्रीक्वेंटली वीकली और इवन डेली। हम रिगिंग इक्विपमेंट्स को कभी जब मंथली उसका इंस्पेक्शन कराना होता है तो एक्सपीरियंस पर्सन या कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसका इंस्पेक्शन करता है, महीने में कम से कम एक बार। लेकिन हम चाहें तो इसको वीकली और डेली प्रोसेस में भी ला सकते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से इसको मेंटेन किया जा सके। इफ़ यूज कंटिन्यूसली, अगर लगातार वो चीज़ यूज में है तो उसको डेली या तो अगर थोड़ा सा इंटरवल के बाद उसको हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट को तो वीकली कर सकते हैं, अदरवाइज महीने में एक बार तो उसको एक्सपीरियंस पर्सन से इंस्पेक्टेड करवाना ही है। डैमेज्ड रिगिंग इक्विपमेंट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस एंड स्क्रैप। अगर कोई भी रिगिंग इक्विपमेंट डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको हमें सर्विस से बाहर कर देना है, स्क्रैप में डालना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है वहाँ से, कि ताकि कोई गलती से भी उसको इस्तेमाल ना कर दे। एंड एन इंस्पेक्शन लॉग बुक विल बी मेंटेन फॉर ऑल रिगिंग इक्विपमेंट। रिगिंग इक्विपमेंट जितने भी हमारे होंगे उनका जो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अब वो डेली बेसिस पे हो, वीकली हो या मंथली हो, उसका एक इंस्पेक्शन लॉगबुक होगा जिसमें उसको मेंटेन किया जाएगा कब कब किया था और क्या क्या इसमें कमियां निकली थी, क्या हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग क्राइटेरिया दैट नेसेसरी रिपेयर और रिप्लेसमेंट विल बी फॉलोड। मैन्युफैक्चरर के द्वारा अगर ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं रिगार्डिंग उसको कब रिपेयर करना है, कितने टाइम बाद उसकी सर्विस करनी है, कितने टाइम बाद उसमें ग्रीसिंग करना है, क्या करना है, वो सभी भी फॉलो होने चाहिए। तो बात करते हैं कि स्लिंग्स और वायर रोप का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं और क्या क्या उसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं। शार्प एज ऑफ लोड विल बी प्रोटेक्टेड विद वुड सॉफ्टनर और अदर सॉफ्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट द स्लिंग। कभी भी हम स्लिंग से, वायर रोप से जब लोड उठाते हैं तो जैसे लोहे की कोई चादर है, लोहे का या स्टील का कोई मटेरियल है या कंक्रीट का ही कोई मटेरियल जिसकी एज बहुत शार्प है, बहुत तीखे किनारे हैं, वहाँ से वायर रोप या हमारे जो वायर स्लिंग है ना, उनके कटने का डर होता है, डैमेज होने का डर होता है, क्योंकि पतले पतले बहुत सारे तारों को मिला के वो एक रोप बनाई जाती है स्टील की वायर से। तो ऐसे में क्या करते हैं, लकड़ी के गुटके ले लेते हैं छोटे छोटे, वुड सॉफ्टनर जिसको बोलते हैं, या लकड़ी के गुटके के अलावा कोई भी और सॉफ्ट मटेरियल हो जैसे बोरी वगैरह, उसको रोल करके उसको एज पे लगा सकते हैं
ताकि मटेरियल को भी कोई नुकसान ना हो और मटेरियल की वजह से उसके शार्प एज उसके जो बहुत तीखे पैने उसके जो कॉर्नर होते हैं उनकी वजह से हमारे स्लिंग या वायर रोप को भी कोई दिक्कत ना हो। वायर रोप एंड स्लिंग शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर कोरोजन, किंक्स, एब्रेजन, इलेक्ट्रिकल आर्किंग, मेटल फटीग, बर्ड केजिंग, डायमीटर रिडक्शन और एनी अदर ब्रोकन स्टेंस। वायर रोप स्लिंग जो हमारी हैं उनको हमें इंस्पेक्टेड करना है, उनमें कहीं जंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए, वो कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं से घर्षण के निशान नहीं होने चाहिए, उसमें कहीं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग या इलेक्ट्रिकल आर्किंग के कोई निशान नहीं होने चाहिए। वो जो मेटल है, मेटल कमज़ोर ना पड़ गया हो, पुराना हो गया जंग खा के, इस तरीके उसके डायमीटर में कुछ कमी आ गई हो, कम ज़्यादा होगा, कहीं से उसमें ब्रेक का कहीं स्टैंड दिखाई दे रहा है कि यहाँ से तार कट गया है या कुछ कटने वाले हैं, ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन करते टाइम में हमें ध्यान देनी है। एंड ऑल्सो सिंथेटिक स्लिंग शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर एविडेंस ऑफ एक्सपोजर टू हीट, कट एंड एनी अदर इंडिकेशन ऑफ डैमेज। सिंथेटिक या नायलॉन के हमारे जो स्लिंग्स हैं, जो आपको मैंने बताया था जैसे चौड़े पट्टे वाले हैं, उनको कहीं केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आए हों, कहीं वो पानी की वजह से गल नहीं गए हों, उनमें कहीं फफूंद नहीं लग गई हो, कहीं पे वो जल नहीं गए हों, ऐसे कोई भी निशान अगर दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत सर्विस के लिए करना तैयार, या फिर अगर उसको यूज ही नहीं कर सकते हैं, वो डैमेज हो गया है तो उसको रिमूव करना है। इसके बाद चेन्स जो होती हैं हमारी, वो चेन्स के इंस्पेक्शन में क्या ध्यान देना होता है? अवॉइड द यूज ऑफ चेन्स व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू यूज वायर रोप। अगर वायर रोप हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमेशा चेन्स को अवॉइड करें। चेन्स को सिर्फ तभी यूज करते हैं जब वायर रोप हमारे पास नहीं होती है या कम होती हैं या हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चेन्स यूजुअली गिव नो वार्निंग व्हेन दे आर अबाउट टू फेल, whereas wire rope will normally fail progressively। जो हमारी चेन्स होती हैं, जो बेल मैंने आपको बताया था, बेल की तरह होती हैं, वो कभी भी टूटने से पहले वार्निंग नहीं देते, उनमें कहीं डैमेज के निशान बहुत रेयरली दिखाई देते हैं, वो एकदम से फेल कर जाते हैं डायरेक्ट, कहीं से उसका कनेक्शन खुल जाएगा अगर ओवरलोड हो गया तो। इसके विपरीत वायर रोप की हम बात करें तो नॉर्मली कभी भी वो एकदम से फेल नहीं होते हैं। वायर रोप में वायर एक एक कटना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा कहीं से, उसमें दिखाई देगा क्लियरली कि हाँ यहाँ पे इसमें डैमेज स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा। एंड फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन कैन डिटेक्ट डैमेज। वो हम जो डेली या वीकली बेसिस पे उसमें जो इंस्पेक्शन करते हैं वायर रोप के, तो उससे डैमेज डिटेक्ट भी हो जाता है। चेन्स शैल बी इंस्पेक्टेड टू वियर डिफॉर्मेशन, क्रैक और एनी स्ट्रेच। चेन में क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें कहीं से जो उसका जोड़ होता है, जॉइंट होता है, वेल्डिंग होती है, वो कहीं खुल तो नहीं गया है, या फिर उसमें कहीं स्ट्रेच तो नहीं आ गए हैं, या फिर कहीं क्रैक नहीं आ गया है। द चेन शैल नॉट बी रैप्ड अराउंड द लोड फॉर होस्टिंग। जब कभी भी किसी लोड को हमें होस्ट करना है, उठाना है, तो ऐसे में सिर्फ ज्वाइंट करने के लिए किसी चीज़ को यूज कर सकते हैं। उसको कभी भी मटेरियल के ऊपर एक या दो बार ऐसे रैप नहीं करना है, रैप करने से डेफिनेटली वो जल्दी डैमेज होती हैं। एंड चेन फॉल्स विल नॉट बी ओवरलोडेड। कभी भी चेन हमारी जो होती हैं उनको ओवरलोड यूज करना ही नहीं है। वायर रोप को अगर थोड़ा बहुत ओवरलोड हो भी गया, चेन स्लिंग को हो गया तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो चेन हमारे होते हैं ब्लॉक, इसको कभी भी ओवरलोड करना नहीं है। ये बिना इंडिकेशन के एकदम से फेल करते हैं, टूट जाते हैं। चलिए अभी अगली बात करते हैं, हुक्स एंड शेकल्स। जो हमारे डी शेकल्स और जो हुक होते हैं उसके इंस्पेक्शन में क्या क्या ध्यान देना। ऑल हुक्स will be made from forged steel with the safety rating stamp on it and will have working safety catches। जितने भी हुक या शेकल्स होते हैं वो फोर्ज स्टील से बने होते हैं या होने चाहिए। सेफ्टी रेटिंग सब पे स्टैम्प होनी ही चाहिए। सेफ वर्किंग, जिनका वर्किंग सेफ्टी कैचेज जो होते हैं लॉक, वो भी साथ में लगे होने चाहिए, हर एक पे अटैच होने चाहिए। शेकल्स विल नॉट बी यूज्ड इन सच ए मैनर दैट द रोप कैन रन ओवर द स्क्रू पिन। शेकल्स को कभी भी इस तरीके से यूज नहीं करना है जब रोप हमारी स्क्रू पिन के ऊपर से घुमा दी गई हो। द स्क्रू पिन विल सिट fully into the body and ball will not
बोल्ट विल नॉट बी यूज्ड टू रिप्लेस मिसिंग पिन। हुक के ऊपर जो लॉक होता है, जो हमारी पिन होती है, स्क्रू पिन होती है, उसको बॉडी पे एकदम बढ़िया तरीके से फिट होना चाहिए, लगा हुआ रहना चाहिए हमेशा। उसमें डैमेज आने का मतलब है कि वो स्लिंग रोप उठाते टाइम कभी भी हुक में से निकल सकते हैं। एंड कभी भी अगर पिन मिस हो गई है, हमारी स्क्रू पिन, सेफ्टी पिन मिस हो गई है, तो उसकी जगह कभी बोल्ट या तार कुछ और घुसाने की, कुछ लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा पॉइंट हमारे पास आया है, वो होता है क्रेन सस्पेंडेड वर्कर्स बास्केट। कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली ये चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग में काम चल रहा होगा ना, तो एक वर्कर, एक में बास्केट बनाया जाएगा, एक लिफ्ट की तरह एक जाली बनाई जाती है, जिसके अंदर 5, 6, 7 लोगों के बैठने की जगह होती है। उसमें एक दरवाज़ा रहता है जिसको लॉक करते हैं। उसके ऊपर चारों कॉर्नर पे वो पिन लगाई जाती हैं, जिसमें सेकस लगा के वायर रोप या चेन ब्लॉक्स के साथ क्रेन से उसको उठा के वर्कर्स को बिठा के ऊपर पहुंचाते हैं हाइट वर्क पे, या ऊपर से नीचे उतारते हैं। उसे हम क्रेन सस्पेंडेड वर्कर्स बास्केट बोलते हैं फुल फॉर्म में। उसमें किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने से ज़्यादा कई गुना सेफ्टी जरूरत पड़ती है वर्कर्स बास्केट के इंस्पेक्शन में। पर्सनल बास्केट विल नॉट be used when conventional method of access cannot be used due to the site configuration or condition or specific hazards। पर्सनल बास्केट जो होती हैं, जिनमें लोगों को बिठा के ले जाया जाता है, उन्हें अगर दूसरे कोई भी हमारे ऐसे इस्तेमाल की चीज़ें हैं कि काम चल सकता है, लोगों का वहाँ से अप डाउन हो सकता है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता है, सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा काम लेट होता है, तो ऐसे में बास्केट यूज की जाती है। ऑल क्रेन सस्पेंडेड पर्सनल बास्केट शैल बी यूज्ड एंड मेंटेन इन फुली कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लेजिस्लेशन। किस तरीके का उसमें मटेरियल यूज किया जाएगा, किस डिजाइन से बनाया जाएगा, और कितना वेट उठाने के लिए उसको टेस्ट करना है, कितने टन पे, कितने केजी पे उसको टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जब हम कभी भी क्रेन सस्पेंडेड पर्सनल बास्केट बनाते हैं। कुछ एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। द बास्केट विल मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट इज बी डिजाइन्ड बाय ए प्रोफेशनल इंजीनियर इन अकॉर्डेंस विद गुड एक्सपीरियंस। कभी भी ऐसी बास्केट को प्रोफेशनल इंजीनियर के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, और एक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के साथ विद ए साइन, स्टैम्प एंड ड्राइंग विल बी प्रोवाइडेड शोइंग एम्प्टी वेट, मैक्सिमम लोड रेटिंग कैपेसिटी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स एंड ऑल्सो सीरियल नंबर। Be of welded construction by a certified welder with a design safety factor। वेल्डिंग जब भी हम करते हैं, किसी भी ऐसी बास्केट की करवाते हैं, तो उस टाइम पे एक प्रोफेशनल वेल्डर ही उसको वेल्डिंग करेगा, उसको अंजाम देगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी ऑफ ए बॉक्स डिजाइन हैविंग द लिफ्टिंग पॉइंट इन द टॉप 4 कॉर्नर एंड enabling the workers to stand upright with sufficient headroom। Be a box design having the lifting points इन द टॉप 4 कॉर्नर। उसके ऊपर के हमारे जो चारों कॉर्नर होंगे, बॉक्स इस तरीके से बनाना है कि जब लोग उसमें खड़े हों तो ऐसे सीधे खड़े हों, अपराइट पोजीशन में खड़े हों, और उनके सर के ऊपर जो हम उस पर रूफ लगाएंगे, उसके और सर के बीच में गैप रहना चाहिए। इनकेस कभी भी झटका लगा, स्टक हुआ, तो लोगों का सर नहीं टकराना चाहिए छत से। हैव ए ब्राइडल स्लिंग अरेंज that evenly distributes the weight between each sling and will prevent tipping। The bridle sling and other rigging attachments shall be a permanent part of the basket and will not be used for any other purpose। जो स्लिंग्स हम बर्ड केज के लिए, हमारे बास्केट के लिए हम यूज करेंगे ना, उसको कभी भी किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं करना है। वो परमानेंटली उसी के साथ रहने चाहिए, और किसी तरीके से उनमें टिपिंग नहीं होनी चाहिए। टिपिंग से उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये बास्केट बनाते हैं तो साथ में इसके हैव ए हैंड्रेल ऑफ मिनिमम
1000 mm, 1000 mm फ्रॉम द फ्लोर, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, जहाँ पे लेबर खड़ा होता है हमारा, उससे 1000 mm ऊपर टॉप हैंडरेल बनानी है। उसके बाद फिर मिड रेल, हाफ वे बिटवीन द हैंडरेल एंड फ्लोर, फ्लोर के और टॉप रेल के बीच में एक मिड रेल हाफ वे भी उसको बोलते हैं, बनाना है। और अगर हो सके तो हर एक 150 to 2000, 150 से 200 mm के ऊपर एक एक रेलिंग, एक एक पट्टी ऐसी लगा सकते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अदरवाइज 1000 mm पे टॉप रेल और हमारे फ्लोर और टॉप रेल के बीच में एक मिड रेल, ये दो बहुत ही ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। हैव ए टॉप बोर्ड मिनिमम, हैव ए टॉप बोर्ड मिनिमम 100 mm हाइट। टॉप बोर्ड हमारी होती है जहां हम खड़े होते हैं, हमारे पैर जहां रखे होते हैं, हमारे शूज जहां रखे होते हैं, वहां पे नीचे फ्लोर के 100 mm ऊपर से चारों तरफ पूरा उस पे एक टॉप बोर्ड लगाया जाएगा। एंड ऑल्सो हैव सॉलिड मटेरियल और एक्सपेंडेड मटेरियल with 13 mm maximum opening below the handrail. Also have an inward opening gate with a positive closing latch. एक ओपनिंग गेट के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें ओपनिंग गेट हमारा होना चाहिए और पॉजिटिव क्लोजिंग लैच उसमें होनी चाहिए कि जब बंद करें तो वहाँ पे वो बिल्कुल बॉडी से सट के बंद हो सके और बराबर लॉक हो सके। हैव ए सॉलिड नॉन स्लिप फ्लोर एंड फॉलो द मेथड ऑफ फ्लोइंग वाटर रन ऑफ। ऐसा हो कि हमने चारों तरफ नीचे उस पर टॉप बोर्ड लगाया हुआ है, तो कभी बारिश में किसी भी कारण से अगर पानी भर जाए तो उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी उसका बाहर भी निकल सके और स्लिपरी फ्लोर नहीं होना चाहिए। हैव एंकर पॉइंट फॉर वर्कर्स फॉल अरेस्ट सिस्टम अबाउ द हेडेक वॉल और अदर अटैचमेंट। वर्कर्स के लिए अगर उस मैन बास्केटबॉल में सिर्फ उसको आने और जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ऊपर से ओपन करके अगर उसको किसी काम के लिए यूज़ करना है, पेंटिंग के लिए या किसी दूसरे काम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में उस पर एक एंकरिंग पॉइंट होना चाहिए वर्कर्स के फॉल अरेस्ट सिस्टम के लिए, सेफ्टी बेल्ट के लिए, सर के ऊपर कहीं पे जो उसको अटैच कर सके। एवरी पर्सनल बास्केट हैव the empty weight, maximum rated load capacity and also maximum number of peoples and a unique serial number legible and permanently marked in a स्पेसिफिक प्लेस ऑन इट। ये उसके अंदर या बाहर एक ऐसी जगह पे स्पेशल प्लेट बोर्ड लगा के उसका खाली का वेट कितना है, मैक्सिमम कितना लोड वो ले सकती है एंड मैक्सिमम कितने लोग एक साथ उसमें सफ़र कर सकते हैं, उसमें खड़े हो सकते हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं, और उसका सीरियल नंबर ये उस पर अंकित होना चाहिए, उस पर स्टैम्प्ड होना चाहिए। बी पेंटेड इन ए हाई विजिबिलिटी येलो कलर, उसको खासकर हाई विजिबिलिटी पीले कलर में ही पेंट किया जाता है। एवरी पर्सनल बास्केट मस्ट बी सर्टिफाइड एवरी 12 मंथ, हर एक 12 महीने में कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा इसको सर्टिफाइड कराना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट बी यूज एज ए मटेरियल होस्ट, जिसमें लोगों को, वर्कर्स को ले जाने लाने का काम किया जाता है, उसको कभी भी मटेरियल ले जाने के लिए यूज़ नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से अभी आज के लिए काफ़ी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, मैनुअल हैंडलिंग के बारे में जिक्र करेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग में भी किस तरीके की सेफ्टी प्रोसेस क्या यूज किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक वेट कीजिए। Welcome students, welcome to the Yogendra Kadyan Academy and the fourth part of manual and mechanical handling subject। तो आज बात करते हैं मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। मैनुअल हैंडलिंग, मैकेनिकल हैंडलिंग मशीनों द्वारा सामान उठाना, मैनुअल हैंडलिंग इंसानों द्वारा सामान उठाना, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। फिर इसके बारे में थोड़ा डीपली जितना भी हम जान सकते हैं कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मूविंग और सपोर्टिंग ए लोड बाय हैंड और बॉडी फोर्स इज नॉन एज मैनुअल हैंडलिंग। मूविंग और सपोर्टिंग ए लोड बाय हैंड्स और बॉडीली फोर्स, शरीर से किसी चीज़ को धकेलना, उठाना
हाथों से उठाना, किसी चीज़ को मूव करना, ये सभी मैनुअल हैंडलिंग कहलाता है। इंजरीज ड्यू टू मैनुअल हैंडलिंग में बी क्लासिफाइड अंडर टू मेन्स हेडिंग, एक्सटर्नल इंजरीज एंड इंटरनल इंजरीज। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इंजरीज आर कट, ब्रूज, क्रश इंजरी, क्रश हो जाना। जनरली दीज टाइप ऑफ इंजरीज आर नॉट एंड सीरियस एज इंटरनल इंजरीज। कहीं किसी चीज़ में दो बॉक्स हैं या कोई भी दो टाइप के मटेरियल हैं जिनके बीच में उठाते टाइम में हाथ आ जाना, उंगली आ जाना, क्रश हो जाना, कट जाना, ये सब होता है एक्सटर्नल इंजरी। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं, कभी कभी मीडियम या तो नॉर्मल होती हैं, मॉडरेट में नहीं आती हैं। बट इंटरनल इंजरीज आर मसल्स एंड लिगामेंट्स टियर, रैप्चर्स, स्लिप डिस्क, नी, एंकल एंड शोल्डर इंजरीज। एक्सटर्नल और इंटरनल ये फ़र्क है। एक्सटर्नल अलग से आपको बाहर से कट दिखाई देगा, चोट लगी होगी, ब्लड आएगा, कहीं से आपके क्रश हो जाएगा, हाथ दब जाएगा। लेकिन इंटरनल इंजरीज में क्या होगा, कहीं से मसल्स में दर्द होगा, लिगामेंट्स आपके कमज़ोर होंगे, रैप्चर्स, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी, आपकी घुटनों में दिक्कत आ सकती है, आपके एंकल्स और शोल्डर्स में इंजरी हो सकती हैं इंटरनल तौर पे, जिसको गुम चोट भी बोलते हैं कि अंदर ही बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इंजरी इज द स्लिप डिस्क विच रिजल्ट इन फ्रीक्वेंटली इनकैपेबिलिटी एंड मे एवन बी परमानेंटली डैमेजिंग। सबसे ज़्यादा मैनुअल हैंडलिंग में देखा जाने वाला है, सबसे ज़्यादा सीरियस इंजरी होती है स्लिप डिस्क की, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे होने वाली। और इसका रिजल्ट होता है कि या तो धीरे धीरे आप काम करना बिल्कुल कम कर देते हैं, उसके बाद कमर में इतना दर्द होता है कि परमानेंटली आपका डैमेज हो जाता है रीढ़ की हड्डी या बैक, और बैक पेन कभी ख़त्म नहीं होता है। द स्पाइन और बैकबोन इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द बॉडी which provides strength and stability to the body. It has three main functions. It is the scaffolding of the body supporting the skull, जो आपकी हड्डियों का ढांचा है, and anchoring the ribs, pelvis and shoulder bones. It provides point of the attachment of the muscles, tendons, ligaments that enable the body to move, जो आपकी बॉडी को हिलने डुलने में मदद करते हैं। It contains the spinal cord which carries message to the brain from all part of the body. Spinal cord आपका जो हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के हर एक हिस्से से मैसेज डायरेक्ट हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। तीन फंक्शंस में हमारी बॉडी काम करती होती है, हमारी स्पाइन और बैकबोन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी। When people are lifting, pushing, pulling or simply leaning forward over a work surface, they tend to keep their legs straight and incline the trunk forward. जब लोग किसी भी सामान को, कोई भी वर्कर लिफ्टिंग करता है, उठाता है, धकेलता है या खींचता है, या उस पे सरफेस पर रखे हुए सामान पे किसी तरीके से भी अपनी फोर्स लगाता है, देन दिस इज द पोटेंशियल ए हार्मफुल पोजीशन। उस समय संभावित जो पोजीशन हमारी होती है, उस संभावित नुकसानदायक स्थिति में हम होते हैं। एज वी लीन फॉरवर्ड, पार्ट ऑफ द मोशन ऑकर एट द हिप्स, but the rest occur by bending of the spine, by first flattening and then reversal of the lower back curve। जब भी आप इमेजिन कीजिए भी कि जब हम किसी चीज़ को धकेल रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी टांगों पे और हमारे जो कूल्हे होते हैं, जो साइड होती है, बैक जो हमारे साइड होती है, इस पे ज़्यादा फोर्स लगती है। लेकिन हमारे जॉइंट और हमारी जो बैकबोन होती है वो इसमें डैमेज हो सकती है, उस पे भी एकदम से सडन शॉक लगता है। लिफ्टिंग वेट इन दिस पोजीशन इज हैजार्डियस। ऐसी किसी भी पोजीशन में जब हम झुक के किसी चीज़ को उठा रहे होते हैं या किसी चीज़ को उठा के सर पे हम कहीं लेके जा रहे होते हैं, पूरा जोर लगा के किसी चीज़ को धकेल या तो खींच रहे होते हैं, उनमें से
लिफ्टिंग, किसी भी सामान को लिफ्ट करना, उठाना, लिफ्टिंग वेट इन दिस पोजीशन इज हैजार्डियस, ये सबसे ज़्यादा हैजार्डियस होता है। अब बात करते हैं द कॉमन कॉजेज ऑफ बैक इंजरीज। हमारी पीठ में, हमारी कमर पे, हमारे बैक साइड में जो इंजरीज होती हैं उसके कॉमन कॉजेज क्या हैं, उसके साधारणतः जो कारण पैदा होते हैं या ऐसे कोई कॉज जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी बैक को इफेक्ट करती ही हैं, वो क्या क्या हैं? हैवी लिफ्टिंग, स्पेशली रिपीटेटिव लिफ्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हैवी लिफ्टिंग करना या किसी भी सामान को, किसी मटेरियल को बहुत एक लंबे टाइम के बाद एकदम से उठा देना। रेगुलरली जब सामान को उठा रहते हैं तो हमारी बॉडी को एक एक्सरसाइज रहती है, एक उसको प्रोसेस होती है कि वो डेली उसको उठा रहा है और वो हैबिचुअल हो जाती है। लेकिन बहुत एक लंबे टाइम के बाद जब आप किसी वेट को उठाना शुरू करोगे तो दैट कैन बी इंजर्ड ऑन योर बैक। ट्विस्टिंग एट द वेस्ट while lifting और holding a heavy load, आपकी कमर में, आपकी वेस्ट में, आपकी छाती में ट्विस्ट बन सकता है जब बहुत हैवी लोड को होल्ड करके रखते हैं या एकदम से उठाते हैं। कोई भी ऐसे सामान जब उठाएंगे एकदम से तो हमारे जो हिस्सा होता है पूरा सामने का, उस पे, फेफड़ों पे और हमारे जो अंदर हड्डियां होती हैं उस पे एकदम से लोड पड़ता है और उसमें डैमेज हो सकता है। रीचिंग एंड लिफ्टिंग ओवर योर हेड, जब हम कोई भी सामान लोड, आपने भी कभी उठाया होगा, हम नीचे से उठाते हैं तो सिर पे रखते हैं कई बार, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सिर दुखता है या सिर पे वो टच करता है तो वो इरिटेटिंग रहता है, अपन उसको और ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं। तो किसी भी सामान को सिर से ऊपर उठाना या लिफ्ट करना या पहुंचा देना हमारी बैक को इंजर्ड कर सकता है। लिफ्टिंग और कैरिंग ऑब्जेक्ट्स विद ऑकवर्ड और ऑड पोस्चर, ऐसे किसी स्थिति में, ऐसे पोस्चर में, ऐसे किसी तरीके से आप सामान को उठाएं, लिफ्ट करें या कैरी करें जो आपको एकदम से झटका दे सकता है या उठा ही नहीं पाएंगे, ऐसे में भी बैक पे इंजरी होती है। वर्किंग इन ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल पोजीशन, सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन सिंगल वन पोजीशन, किसी भी एक ही पोजीशन बहुत लंबे टाइम तक बैठा रहना या खड़े रहना। It is also possible to injure your back sleeping on a wet floor, अगर आप किसी गीली जगह पे भी लेटे हुए हो तो उस नमी की वजह से, उस मॉइस्चर की वजह से भी हमारी कमर में अकड़न आ सकती है। अब बात करते हैं आगे गुड हैंडलिंग टेक्निक्स फॉर लिफ्टिंग। लिफ्टिंग के लिए अच्छी टेक्निक्स क्या क्या हैं? लाइक इफ मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स इज अवेलेबल एंड यू आर ऑथराइज्ड एंड ट्रेन टू यूज इट, सो डू सो। अगर मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है और मैं उसको चलाने के लिए ऑथराइज हूं, मैं ट्रेंड भी हूं, तो उसको यूज करो, मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करो। वेयर द राइट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर द जॉब, राइट इक्विपमेंट्स, शूज पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनने हैं या हेलमेट पहनना है, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें उस काम के लिए सही है वो हमें पहन के काम करना है ताकि चोट ना लगे, इंजरी ना हो। नो, you should be know your physical capability and only undertake jobs you can reasonably handle। जिस काम को, जिस वेट को आप हैंडल कर सकते हो आसानी से, सिर्फ उतना ही आप काम करें। आपको अपनी फिजिकली कैपेबिलिटी जो है, फिजिकल कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। आप 20 किलो वजन उठा सकते हैं, 40 किलो उठा सकते हैं, 25 किलो उठा सकते हैं। जिस चीज़ को आप धकेल रहे हो, आपके शरीर में कितनी जान है, उसको कितनी दूर तक, कितना टाइम आप धकेल सकते हो, कितना वेट धकेल सकते हो, ये आपको पता रहना चाहिए। एंड यू शुड थिंक द जॉब थ्रू, कैन यू हैंडल द लोड बाय योरसेल्फ? इज देयर ए क्लियर properly lit walkway on the work or stacking area? Is there a safe working stand area or not? Will timber packing be required between the article when stacked? जब आप किसी भी मटेरियल को मल्टी स्टैक्ड करते हैं तो उनके बीच में लगाने के लिए लकड़ी के जो गुटके होते हैं वो है या नहीं है? Is there a safe stacking area? Will timber packing be required between the article when stacked or not? She advised on height restriction for stack. टोटल लास्ट आप कितनी हाइट तक लगा सकते हैं ये भी आपको देखना होगा। रिमेंबर,
इट इज ऑफन मोर डेंजरस डिस्टैकिंग देन स्टैकिंग। आप ऑलरेडी एक बार स्टैकिंग कर चुके हो लास्ट लिमिट तक, उसके ऊपर फिर दोबारा आप स्टैकिंग स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ऑलवेज चेक द वेट ऑफ द लोड बिफोर लिफ्टिंग। लिफ्टिंग से पहले आपको उसका वेट चेक करना है कि कितना वजन है जो मैं उठाने वाला हूं। And also you should know the correct way of lifting before attempting a lift, like stand reasonably close to the load, stand reasonably close to the load के जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़रूरी हो उतना नज़दीक हम खड़े हों। Be sure footing is firm and feet are about 300 mm apart। हमारे जो पैर हैं वो जहां हम खड़े हो रहे हैं जिस पोस्चर में, हमारे सामान से क्लोज हो और 300 mm से ज़्यादा दूर ना हो, और पैर जो हैं वो बिल्कुल जमे हुए होने चाहिए ज़मीन पे। स्क्वाट डाउन बाय बेंडिंग द नीज कीपिंग द बैक एज स्ट्रेट एज यू कैन। हम घुटनों पे जोर लगा के बैठें किसी भी सामान को उठाने के लिए, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो कमर है, हमारी जो बैक है वो सीधी रहे, वो नहीं मुड़नी चाहिए। कमर मोड़ के उठाएंगे तो सीधा कमर पे जोर पड़ेगा, कमर सीधी रखेंगे और घुटने मोड़ के सामान उठाएंगे तो घुटनों पे ही जोर पड़ेगा। प्लेस हैंड वेयर दे विल नॉट स्लिप एंड ग्रिप फर्मली। हमेशा किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए आप अपने हाथ वहीं लगाएं जहां से आपके हाथ स्लिप ना हो। आप सामान उठा के लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो स्लिप हो जाए, सीधा आपके पैरों पे गिरे, मटेरियल भी डैमेज हो, आपको भी चोट लगे। तो जहां ग्रिप बहुत बढ़िया मिल रही हो, बहुत सारी चीज़ें मटेरियल ऐसे होते हैं कि अभी तो हर एक चीज़ में ग्रिप के लिए अलग से जगह देने लगे हैं कि वहां से आप आराम से उसको पकड़ सकें। ब्रीथ इन बिफोर लिफ्टिंग। इन्फ्लेटिंग द लंग्स हेल्प सपोर्ट द स्पाइन। किसी भी सामान को उठाने से पहले आराम से सांस लें, फिर सामान को उठाएं, और जब हम इनहेलेट करते हैं, हम अंदर सांस लेते हैं, हमारे लंग्स हवा से जब भरे होते हैं तो हमारी स्पाइन को वो सपोर्ट करती है हवा, लंग्स हमारी स्पाइन को सपोर्ट करते हैं और ऐसे कमर को सीधी रखने में मदद मिलती है। स्ट्रेटन अप विद द लेग्स कीपिंग द बैक एज स्ट्रेट एज यू कैन। लेग्स को आप बिल्कुल स्ट्रेट अप पोजीशन में रखें और जहां तक जितना हो सके बैक एज स्ट्रेट एज यू कैन, कमर को आप जितना सीधा रख सकें उतना सीधा रखने की कोशिश करें। होल्ड द लोड फर्मली एंड क्लोज टू द बॉडी। जो आपने लोड उठाया उसको शरीर से ज़्यादा दूर नहीं पकड़ें, उससे ज़्यादा ताकत लगती है और हमारी ग्रिप भी कम होती है। इसलिए हमेशा जो लोड आपने उठाया उसको जितना कोशिश हो सके अपने शरीर के पास रखने की कोशिश करें और ग्रिप बहुत बढ़िया बना के रखें। लिफ्ट स्लोली एंड स्मूथली एंड अवॉइड जर्किंग मोशंस। लिफ्ट आपको बहुत ही, किसी भी सामान को स्लोली उठाना है, बहुत स्मूथली तरीके से उठाना है और किसी भी तरीके के झटके या जर्किंग को आपने अवॉइड करना है, नहीं झटका लगने देना है। व्हेन 2 or more person lift a load, one of the team must be nominated to give instruction to ensure that each person lift an equal share and the team work together। 2 लोग, एक से ज़्यादा, कभी 2 लोग या 2 से ज़्यादा, 3 या 4 लोग जब किसी भी एक मटेरियल को, किसी भी एक लोड को लिफ्ट करें, जब उठाएं, तो टीम का आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए और सबको इक्वल ताकत लगानी है, इक्वल शेयर करना है पूरे लोड को और टीम वर्क के साथ काम करेंगे। झटका नहीं देना है, ना तो एकदम से उठाना, ना ही एकदम से नीचे रखना है। अब इसके बाद कुछ एक आप लोगों को लास्ट में सेफ लिफ्टिंग पोस्चर, किस तरीके से आपको सामान को उठाना चाहिए, मैंने जो वर्बली आपको बताया साथ में वे वीडियोस आपको दिखाई दी हैं। 1-2 अभी लास्ट में मैं आपको वर्चुअली दिखाना चाहूँगा बड़े स्क्रीन पे कि किस तरीके से लोड को उठाया जाता है और किस पोस्चर में सेफ लिफ्टिंग की जाती है मैनुअल तरीके से। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ। आपका मैनुअल एंड मैकेनिकल हैंडलिंग का विषय जो सब्जेक्ट था ये आज ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें से। तो मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।